माननीय श्री पद्माराम। माननीय सभापति महोदय, 2021-22 के बजट भाषण पर मेरे को बोलने का समय दिया, आपका बहुत बड़ा आभार। माननीय सभापति महोदय, 24 तारीख को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जन जन के हितैषी है, किसान के, मजदूर के, उद्योगपतियों के, युवाओं को सबका विकास करने के लिए जो बजट पेश किया है, बहुत सराहनीय, स्वागत योग्य और राजस्थान का उत्थान, राजस्थान का विकास, राजस्थान की प्रगति की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। मैं आप सभी की ओर से, राजस्थान की पूरी जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम को, पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्हों के दिल में जज्बा है कि राजस्थान की जनता ने हमको सेवा करने के लिए भेजा है और उस सेवा का पूरा मौका दे और जनता के उत्थान के लिए, जनता की पीड़ा को समझने के लिए, जनता के सुख दुख में भागीदार बनने के लिए, भागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो पिछले 1 साल से इसी मार्च के महीने के अंदर कोविड-19 का पहला वायरस पूरे भारत के अंदर आया और एक ऐसी महामारी जो हर आदमी के दिल में एक दर्द पैदा हुआ, एक भय पैदा हुआ कि यदि मनुष्य से डरने का पहला समय, हमारे से पहले 100 साल, 100 साल पहले की बात है, जब महामारी आई थी, तब लोग मनुष्य से मनुष्य डरने का काम किया। तो वो महामारी जो यहाँ आई और उस भयंकर महामारी के अंदर पूरे विश्व को हिला के रख दिया और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उस संकट की घड़ी के अंदर आम जनता का जीवन की रक्षा कैसे करें, आम आदमी को सुरक्षित कैसे रखें, आम आदमी की हर पीड़ा के अंदर भागीदार कैसे बने, उसके अंदर जो कुशल नेतृत्व, कुशल मैनेजमेंट और सभी को साथ में लेकर, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, साधु हो, संत हो, सबको साथ में लेकर जो मैनेजमेंट किया और पूरे देश के अंदर एक राजस्थान मॉडल साबित किया, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब 2008 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण की, उनके साथ पहली उनकी प्राथमिकता की निःशुल्क दवा योजना लागू की। उस योजना को आगे बढ़ाते हुए निःशुल्क जांच योजना को बढ़ाया, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पीएससी सीएससी की व्यवस्था की, दवाई का दर्जा बढ़ाया, जो कोविड-19 की जांचों की एक भी यहाँ नहीं होती थी, आज प्रतिदिन 70,000 जांचों करने का जो ढांचा तय किया, आईसीयू की व्यवस्था की, कॉलेजों के अंदर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस प्रदेश के मुखिया के दिल में जज्बा हो कि मेरी जनता सुखी रहो, मेरी जनता के साथ कोई तकलीफ नहीं हो, आज पैसे वाले लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना एक गरीब की पीड़ा है, गरीब आदमी है जिसकी जेब में पैसे नहीं है, उसका बच्चा बीमार हो गया, उसके माँ बाप बीमार हो गया, उसका भाई बीमार हो गया, उसकी दवाई का तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आज उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लघु सीमांत किसान, मजदूर, गरीब, उनके बीमे के पैसे भी राजस्थान सरकार जमा करेगी और 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 5 जो गंभीर बीमारी है, कैंसर है, एड्स है, ऐसी कई बीमारियों के इलाज के लिए निःशुल्क दवाई योजना लागू की थी। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे बाड़मेर जिले के मुख्यालय के जो मुख्य चिकित्सालय, उसको अपग्रेड करने के 360 का बेड बनाने के लिए 126 करोड़ की घोषणा की, नर्सिंग कॉलेज की घोषणा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो बैकवर्ड एरिया है, जहां आपने सीएससी उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, परंतु बैकवर्ड एरिया जहां बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर
स्टाफ की कमी है, उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे और पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। आज पूरे देश के अंदर हमारे किसान लोग सड़कों के ऊपर है। पूरे किसानों के दिल में एक दर्द है कि हमारे बच्चों का भरण पोषण करने की जो जमीन है, हम रात को दिन को सर्दी में गर्मी में बरसात में खड़े रह के जो मेहनत करते हैं और किसान की उपज पैदा करके आम आदमी का पूरे भारत का पेट भरने का काम करते हैं, वो आज भारत की दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर पिछले 100 दिन से बैठे हैं। माननीय मोदी जी कभी पश्चिम बंगाल का राज हड़पने की कोशिश में जा रहे हैं, कहा आसाम जा रहे हैं, कभी केरला जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जो आज देश के दो महान शक्ति है, उन दोनों के नाम से ही राज चलता है और किसी का कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को एक मिनट भी किसानों के बारे में सोचना, किसानों की बात सुननी, किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, इनको धरने से कहने हटाने की पीड़ नहीं है। उनको तो उद्योगपतियों को, उद्योगपति लोग जिन्होंने अधिक धन खर्च करके अपनी संपत्ति को निस्वार करके इनको जो गद्दी पे पहुंचाया, इनके मीडिया साथियों को 24 घंटा जो इनकी मार्केटिंग करने वाले उनको जो धन अर्पित करते हैं, उनकी सेवा के लिए किसान मर जाए, मजदूर खत्म हो जाए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उसकी कोई टेंशन नहीं। दो उद्योगपति अडानी अंबानी वो जिंदे रहेंगे, वो पैसे कमाएंगे, वो प्रगति करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। उनकी दोनों की चिंता है, इसलिए वो उनको और किसी की सोच नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के अंदर दर्द था, उन्होंने अर्जेंटली असेंबली बुलाई, तीन काले कानूनों को निरस्त करने के लिए, राजस्थान में लागू करने के लिए एक कानून पास किए, परंतु ऊपर बैठे अमित शाह की मेहरबानी से हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने उस विधेयकों के ऊपर साइन नहीं किए और आगे भेजने की कोशिश नहीं की। इनकी मंशा साबित होती है। ये हमेशा हमारे विपक्ष के साथी जब भी खड़े होते हैं और जब भी कोई बात करते हैं, किसानों का कर्जा माफी की आपने घोषणा की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। राजस्थान की सरकार ने जो किसानों के हित के अंदर जो घोषणा की, 10 दिन के अंदर राजस्थानी बैंक है जो कोऑपरेटिव बैंक थी उनका पूरा कर्जा माफ करता है। नेशनलाइज बैंकों का कर्जा माफ करने का दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी, कई टाइप के प्रदर्शन किए, उनको किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, गरीब की सहायता करने के लिए उनके पास धन नहीं है। उद्योगपतियों के कर्ज माफी करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुविधा करने के लिए उनके पास अपार धन है। जो आज डीजल की रेटें बढ़ रही है, किसान मजदूरी कर रहा है, ट्रैक्टर के ऊपर उन्होंने टैक्स बना दिया, किसान मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, शादी ब्याह करने के लिए कर रहा है। आज पेट्रोल की पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, वैश्विक एक्साइज ड्यूटी जिसके ऊपर पूरे संघीय ढांचे के अंदर राज्यों का हिस्सा था उसको तो कम कर दिया और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो 2,00,000 करोड़ रुपए इन्होंने वसूले है। मैं माननीय सभापति महोदय, पूरे सदन के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री जी और विपक्षी साथियों से निवेदन है कि 2,00,000 करोड़ रुपए आप वसूले, ऐसी कौन सी योजना लागू की, ऐसे कौन सा आपने कल्याणकारी योजना लागू की, ऐसे कौन से बेरोजगार को आपने नौकरी दे दी, कितनी नई फैक्ट्रियां लगाई, कितने नई संसाधन अपनाए, नहरों का उदारीकरण किया, किसानों के हित के अंदर, मजदूरों के हित के अंदर, गरीब के उत्थान के लिए ऐसी कौन सी योजना लागू की जिसके कारण इतने गरीब लोगों से, गरीबों के साथ पैसे वसूल करके आप उस पैसे कहां खर्च कर रहे हो। आप उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, उनकी जेबों भरने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कांग्रेस के राज के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर, पूरे भारत में कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया। आज उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, आज उनके कार्यालय खोलने का पैसा नहीं है, आज कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहां धन की कमी नहीं है। आपने तो पिछले 6 साल से ही माननीय मोदी जी की मेहरबानी से झूठ बोल के, भ्रम पैदा करके, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर जनता को गुमराह करके आप शासन के ऊपर बैठ गए हो। आपने ऐसी कौन सी योजना, आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया, ऐसी कौन सी फैक्ट्री चालू कर दी, ऐसा कौन सा ठप्पा लगा दिया तो आप
एक एक एमएलए को खरीदने के लिए 35-35 करोड़ रुपए दे रहे हो। कर्नाटक की सरकार आपने गिरा दी, महाराष्ट्र की ये मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी, अभी राजस्थान की सरकार गिराने की आपकी भावना थी, परंतु हमारे कल्याणकारी मुख्यमंत्री की मंशा, उनकी इच्छा शक्ति, उनके दृढ़ संकल्प और देश को समृद्ध करने वाला उनका लक्ष्य और उनका संकल्प ये साबित किया कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को कोई हिला नहीं सकता है। आपकी जो मंशा है, आज भी मैंने अखबारों के अंदर पढ़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने वाले, कहाँ होने वाले, किस जगह पर होने वाले, भारत के अंदर होने वाले। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद माननीय अशोक गहलोत जी के ऊपर है। हमारे यहाँ के 120 एमएलए का संकल्प है कि राजस्थान को हम आगे बढ़ाएंगे, राजस्थान को मजबूती देंगे, राजस्थान के हर गरीब किसान मजदूर की सेवा के लिए हम हाजिर रहेंगे और राजस्थान को 5 साल तक पूरा राज्य करेंगे और ये साबित करेंगे कि आने वाली दिनों के अंदर राजस्थान की जनता कांग्रेस के माननीय कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे, माननीय अशोक गहलोत जी और उनके मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देंगे। वापस 2023 के अंदर कांग्रेस का राज बनेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मुखिया की मंशा हो कि किसान को आगे कैसे बढ़ाए, उन्होंने एफपीओ किसान प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, उसके अंदर 120 संस्था की, उसमें 2000 करोड़ का प्रावधान किया। उनके दिल में एक जज्बा है, किसान अपनी उपज का मूल्य अपने क्षेत्र के अंदर उसको सही करे, ग्रेडिंग करे, क्लीनिंग करे, प्रोड्यूसिंग करे और उसका उचित मूल्य अपने क्षेत्र में मिले। उसके लिए उन्होंने 2000 करोड़ की व्यवस्था की। किसानों को सोलर ऊर्जा के रूप में और कनेक्शन के रूप में 50-50 हजार कनेक्शनों की घोषणा की। माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कह रहे कि किसानों के आपने घोषणा की 5 साल तक बिजली के बिल नहीं मिलेंगे। माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्षी साथियों से मेरा निवेदन है कि माननीय गहलोत साहब ने घोषणा की किसानों के 5 साल तक बिजली के बिल नहीं मिटेंगे, दूसरे के नहीं। ये उद्योगपतियों की बात करते, कांग्रेस किसानों की बात करते। 5 साल के अंदर किसानों के कृषि बिल का 1 पैसा नहीं मिटाएंगे। पिछले साल 1,250 करोड़ की व्यवस्था की, इस बार 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके किसानों के उपज को आगे बढ़ाए, किसानों को सबल मिले, किसान उस पैदावार को उचित मूल्य पर बेचकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण कराए। किसान का बेटा नौकरी लगेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, तो राजस्थान का विकास होगा, किसान मजबूत होगा, राजस्थान मजबूत होगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। मैं माननीय सभापति महोदय आपके मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल आप किसानों को मजबूती देने के लिए कृषि कनेक्शन बढ़ा रहे हो, जीएसएस बढ़ा रहे हो। आपने ये प्रावधान किया है कि आने वाले समय के अंदर किसानों को दिन की बिजली मिले। मेरा निवेदन है कि हमारा बाड़मेर जिला सीमावर्ती क्षेत्र है, बाड़मेर और जैसलमेर जो बिल्कुल सीमा के सटीक क्षेत्र है, वहां हमारे आदिवासी लोग, भील समाज के लोग, उनका जीवन स्तर बहुत निम्न है, उनका मूल धंधा कृषि है और उन शिक्षा से वंचित है। उनके हमेशा ही शिक्षा से वंचित को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर सहयोग किया। तो मेरा निवेदन है कि भील एसटी जाति के लोगों को बाड़मेर और जैसलमेर जिले को सीमावर्ती क्षेत्र मानते हुए कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता देने का मैंने कई बार निवेदन किया। माननीय मेवाराम जी ने भी निवेदन किया। हमारी सबकी भावना है कि यदि इससे आप नहीं कर और कोई प्रावधान या यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बाड़मेर जिले को स्पेशल 1000-2000 जितनी भी आपकी मंशा हो, इतने कनेक्शन देके उन गरीब लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। टाडा माडा योजना के अंदर हमारे आदिवासी लोगों को सब सुविधा का मिल रहा, उसी के समान ही हमारे एसटी के लोग हैं, वहां उनका नौकरियों के अंदर भी 0.5 या 2% ही है और उनका जीवन स्तर बहुत निम्न है, शिक्षा से वंचित है, उनका रहन सहन आदिवासी लोगों के समान है। उनका उद्धार करने के लिए, उनको शिक्षा की कड़ी से जोड़ने के लिए आप मेहरबानी करके कृषि कनेक्शनों के अंदर प्राथमिकता दें
और नौकरी के अंदर कुछ हिस्से पर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, पिछली भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर बातें उन्होंने बहुत बड़ी की, विकास की बात की, लोगों को लुभाने की बात की। आज पूरे राजस्थान की इनकी सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। पिछले 2 साल से जब भारतीय जनता पार्टी का शासन जाना की कतार में था, उस समय उन्होंने बिना प्रावधान आनंद फानन में दुनिया भर की घोषणा कर दी, टेंडर लगा दिए, बजट का प्रावधान नहीं था, उनकी पूर्ति की। उसके बाद में कोरोना आ गया। कोरोना 1 साल के अंदर जो पूरे देश को हिला के, विदेश को, पूरे संसार को हिला के रख दिया। रेवेन्यू घट गया, लोगों की नौकरियां चली गई, मजदूरी खत्म होगी। उन कठिन संकट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आर्थिक मैनेजमेंट किया, उस मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बजट पेश किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कई जिलों के अंदर अपग्रेड सड़कें बनाकर अच्छी सड़कें बनाने की कोशिश की। प्रत्येक विधानसभा के अंदर 5 करोड़ रुपए देके मिसिंग लिंक या नवीनीकरण सड़कों की घोषणा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के अंदर आपने चौहटन विधानसभा का नाम लिया, परंतु जो सड़कें थी उसके अंदर 1 इंच भी मेरी नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा के अंदर चौहटन से स्वरूपा का तला, सेड़वा से जानपालिया, सियानिया से फागलिया और सावा फाटना से पूंजा सर की सड़कें जो अपग्रेड करी जाए। ये बहुत बड़ी कस्बे है, यहाँ कई पंचायतों का आगमन है, यहाँ आते हैं जाते हैं, किसानों को यहाँ डबल क्रॉप एरिया आने जाने की असुविधा रहती है और जो सड़कें बिल्कुल जर्जर हो गई है, उन सड़कों का नवीनीकरण के प्रावधान करें, यही मेरा निवेदन है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा की अलग जगाने के लिए शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जो जिस समाज में, जिस मजहब में, जिस क्षेत्र में शिक्षा है वो हमेशा आगे बढ़ेगा, उनकी उन्नति होगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। जिस समाज के अंदर जिस वर्ग में शिक्षा है, तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, आगे भी क्रमोन्नत होने के लिए कर रहा। हर ब्लॉक पे उन्होंने महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की घोषणा की। मेरा निवेदन है कि जहां पंचायत मुख्यालय है, अभी आपने पंचायती राज को मजबूती देने के लिए पंचायती राज का पुनर्गठन किया। पंचायत मुख्यालय पर यदि 10वीं स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, वहां स्कूल खोलने की घोषणा करे और जिस स्कूलों के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी पंचायत मुख्यालय स्कूल है वहाँ प्रिंसिपल के पद खाली है, उनको प्राथमिकता भरे और लेक्चरर के और वरिष्ठ अध्यापक, विषय अध्यापक की कमी है। जो मेरी विधानसभा के अंदर जो पिछड़ा क्षेत्र है, अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ अध्यापकों की बहुत कमी है। मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी को लिख के दिया है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इस भर्ती के अंदर वो पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा नीति को मजबूती देने के लिए, राजस्थान को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए जहां भी जो विषय अध्यापकों की कमी है उनकी पूर्ति करें, उनको मैनेजमेंट को देखें। सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जो स्कूल के अंदर अध्यापक है उसके बच्चों की तादाद कितनी है, जहां अधिक विद्यार्थी हो, जहां स्कूल अच्छी चल रही हो, वहां ज्यादा अध्यापकों की व्यवस्था करें। और जो सिटियों के अंदर जहां गांवों के नजदीक कब्जों के कस्बों के जो बच्चों की संख्या 0 के बराबर है और वहां 20-20, 40-40 अध्यापक बैठे हैं, उनकी सेटलिंग करके ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे और शिक्षा को आगे बढ़ावे। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को शिक्षा के मूल मंत्र में जोड़ने के लिए, युवाओं को प्रगति को और अग्रसर करने के लिए कई टाइप की नई योजना लागू की है। अभी मनी कंक्लूड करें। एक मिनट साहब, 2 मिनट खसूंगा। अभी जो मेरा निवेदन है कि मेरी विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बड़ी घोषणाएं की है। एक चौहटन क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने की है। एक चौहटन क्षेत्र में आवासीय विद्यालय
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बहुत बड़ी मांग थी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो लड़कों को तो स्कूल भेजते थे पर लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेस करते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे क्षेत्र के सभी नेताओं की मेहरबानी से, माननीय हजरी चौधरी जी की मेहरबानी से आवासीय विद्यालय मिला, बहुत बड़ी मेहरबानी की है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे विधानसभा में आईएन पानी की और बिजली के कनेक्शन की आईएन की घोषणा की, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र चौहटन के तहसील धनाऊ के अंदर एक चौकी है। विधानसभा क्षेत्र का एरिया बहुत लंबा है, आबादी घनत्व ज्यादा है, वहां पुलिस चौकी को थाना में मनोनीत करें और चौहटन मुख्यालय पर अपर एवं सेशन न्यायालय का कोर्ट खोले। मैं माननीय सभापति महोदय आपके मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके दिल में गरीब, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मेरे विधानसभा क्षेत्र चौहटन में सोइया धाम जो कुंभ मेला का सेकंड है, उनका जुरूनदार, उनका पर्यटक स्थल मानने उनको शामिल करें और कासम शाह की दरगाह जो पवित्र दरगाह है, वहां पर 36 कुंभ के लोग हर सोमवार को दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको भी पर्यटक लिस्ट में शामिल करें। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री लाखन